Hello friends, welcome to SN Education Point. This is Neetu Yadav and today we are going to start a new chapter from class 12th chemistry, and as you can see on board, the name of the chapter is General Principles and Processes of Isolation of Elements. अगर मैं इस हेडिंग को ही ध्यान से देखूँ तो कुछ वर्ड्स हाईलाइट होंगे आपके लिए. जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि एलिमेंट को आइसोलेट करना है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोलेट? कि आपको उन्हें इंडिविजुअल, यानी कि जैसे मान लो देखो एटम एलिमेंट्स की मैं बात करूँ, एलिमेंट्स जो है आपके मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है, काफ़ी तरह के होते हैं. तो मेटल्स अगर मैं बात करूँ, दे आर हाईली रिएक्टिव व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट और एयर और मॉइस्चर समथिंग, दे फॉर्म सम कंपाउंड्स. या फिर मैं बात करूँ रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, वो कंबाइन स्टेट में मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अब रॉक सॉल्ट हम जिसको कहते हैं, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड. तो अगर मैं कहूँ सोडियम क्या फ्री स्टेट में मिलेगी? सोडियम हमारी बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है. एलिमेंटल फॉर्म में, एनवायरनमेंट में या नेचर में नहीं मिलेगी क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है. अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो ऑक्साइड बना लेगी, वाटर के कांटेक्ट में आई हाइड्रोक्साइड बना लेगी, यानी कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है. तो इस स्टेट में तो नेचर में मिलने से रही. तो एक्चुअली जो सोडियम है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ओशन में या सी वाटर में हम बात करें, जहाँ से एक्चुअली रॉक सॉल्ट को निकाला जाता है, फिर प्योरीफाई किया जाता है. तो ये हमारे पास एक नेचुरल फॉर्म है जिसमें सोडियम एग्जिस्ट कर रहा है. और आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली बात है मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिलेगी. बट यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिखा है हेडिंग में, बट मेनली इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की. सेम तरीके जैसे मैंने कहा, सोडियम तो एज रॉक सॉल्ट एग्जिस्ट करता है नेचर में. सोडियम अकेला Na नहीं मिलेगा आपको प्योर फॉर्म में, आपको सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में नेचर में मिलेगा. ये इसका और है सोडियम का. इन द सेम वे एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स रिएक्टिव होते हैं. एल्यूमिनियम हमें अकेला Al एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो हमें कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा. बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला है Al2O3.XH2O. .XH2O मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में है, XH2O मतलब कितने भी वाटर मॉलिक्यूल उससे अटैच्ड हो सकते हैं. क्रायोलाइट होता है जिसका फॉर्मूला Na3Al(F6) है. इस तरीके से मैंने यहाँ लिख के रखे हैं. एज यू ऑल कैन सी, मैंने कुछ सेलेक्टेड मेटल्स के लिए यहाँ पर और लिख के रखे हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंटली काम भी आएंगे. अभी हम उनकी बात भी करेंगे वन बाय वन अलग अलग वीडियोज़ में. ठीक है, तो एक चीज़ आती है हमारे पास, नेचर में जिस भी फॉर्म में वो मेटल एग्जिस्ट कर रही है कंबाइंड फॉर्म में, तो वर्ड हमारे सामने क्या आता है? मिनरल. मिनरल किस चीज़ को कहा जाता है? द नेचुरल फॉर्म इन विच द मेटल एग्जिस्ट. फिर चाहे वो 10% हो मेटल उसमें या 0.01% हो, मतलब कितनी भी अमाउंट में मेटल प्रेजेंट हो, कम या ज़्यादा, नेचर में जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम कहेंगे मिनरल. ये सारे के सारे मिनरल्स हैं. ठीक है, क्या है ये? मिनरल्स हैं. और जैसे मान लो मैं बात करूँ जिंक की, तो जिंक ऑक्साइड में भी एग्जिस्ट कर रहा है, सल्फाइड में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बोनेट में भी मिल सकता है आपको. यानी कि जिंक अलग अलग फॉर्म में मिला आपको नेचर में. लेकिन या और भी जिंक के कंपाउंड्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो सकते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन हमने इनको चूज किया to extract the zinc metal from these commercially beneficially, और मतलब कि भाई इजीली जो हम एक्सट्रैक्ट कर सके जहाँ से, और ज़्यादा अमाउंट में मेटल मिले हमें. एक तो था कोई एक एक्स और था, हमने बहुत सारा काम किया उस पर, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की मेटल को, और हमें मान लो 10% मेटल मिली वहाँ से. और दूसरा एक कोई मिनरल था वाई, वहाँ से मान लो मुझे 30% मेटल मिल रही है. तो इन दोनों में से मैं किसको अपने फर्दर काम के लिए चूज़ करूँगी? ऑब्वियस सी बात है, मैं वाई को मैंने चूज़ कर लिया कि भाई कमर्शियल लेवल पे मुझे जब मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है बेनिफिट्स के साथ, या कह लो कि आसानी से और ज़्यादा अमाउंट में जहाँ से मिल जाए, प्रॉफिट की बात होती है, तो वो मैं कहाँ से निकालना शुरू करूँगी? वाई से. तो मिनरल तो दोनों थे, लेकिन जिस मिनरल को मैंने चूज़ किया टू एक्सट्रैक्ट द मेटल, उस मिनरल का हमने नाम दे दिया ओर.
यानी कि और मिनरल हो सकता है, लेकिन सारे मिनरल्स और हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात आई समझ में? ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार स्टेटमेंट दे देंगे ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। और एक टर्म है हमारे सामने, यानी कि ये जो और है ये हमने मिनरल्स में से ही तो किसी एक या दो को चूज किया था, तो और तो मिनरल्स हैं लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, एग्जाम्पल के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो टर्म क्लियर हुई। अब नेचर में जो एग्जिस्ट करेगी जो फॉर्म किसी भी मेटल की, उसके साथ कितनी परसेंटेज में इम्प्योरिटीज अटैच्ड है हमें नहीं पता, है ना। तो अगर मैं सिंपली जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस, यानी कि हम 1 बाय 1 सारे स्टडी करेंगे। अगर मैं बेसिक प्रोसेस की बात करूँ तो जब आप एक्सट्रैक्शन करना शुरू करोगे, एक्सट्रैक्शन कह दो या मेटलर्जी भी कह सकते हैं, पूरा फिनोमिना एक फॉर्म से, जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया है जिंक सल्फाइड से, मान लो आपने स्टार्ट किया है और यहाँ से आप जिंक क्रूड मेटल जब आप निकाल रहे हो, और फिर क्रूड मेटल का क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है प्योर के लिए। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन के बाद वो प्योर मेटल होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है और से लेकर के प्योर मेटल तक आने का, इसको हम मेटलर्जी कह सकते हैं। ठीक है, मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो जाएगा इन सिंपल वर्ड्स। तो अब क्या करना है, कुछ पहले बेसिक स्टेप्स बताती हूँ, मेन होगा क्या क्या, फिर एक एक को डिटेल में करेंगे। तो जब आप एक्सट्रैक्शन करना शुरू करोगे, सबसे पहली बात नेचर में मान लो अब जैसे बात करें कि भाई जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़ होते हैं इनके, मतलब हेमेटाइट मैग्नेटाइट, तो बड़े बड़े मतलब लार्ज साइज़ के पत्थर, काइंड ऑफ स्टोन जैसी चीज़ें होती है। तो सबसे पहला काम होता है कि उनको क्या किया जाए, क्रश किया जाए और ग्राइंड किया जाए। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कह सकते हैं कि उनको क्रश करो, ग्राइंड करो, यानी कि सिंपल सी बात होती है, उनको किस फॉर्म में लेके आना है, पाउडर्ड फॉर्म में लेके आना है। पहले जो बड़े बड़े साइज़ के पत्थर थे उनको क्रश किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में लेके आया जाएगा, पहली बात। उसके बाद दूसरी चीज़, उनको कंसंट्रेट किया जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेट करने का मतलब 100% इम्प्योरिटी एक बार में तो रिमूव हो नहीं सकती। मान लो जो वो चट्टान थी उसको क्रश ग्राइंड कर लिया, मान लो उसमें सैंड के पार्टिकल्स हैं, तो सिंपली आपने क्या किया, वाटर से उसको वॉश कर दिया, हाइड्रोलिक वॉश कहेंगे उसको, तो उससे सैंड पार्टिकल्स रिमूव हो गए, तो इम्प्योरिटी कुछ तो कम हो गई, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। या मान लो हेमेटाइट मैग्नेटाइट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंने मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड यूज़ किया, 9th में पढ़ा होगा मैग्नेटिक सेपरेशन, और फटाफट से मान लो इम्प्योरिटी अगर मैग्नेटिक है तो वो इम्प्योरिटी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी, और के पार्टिकल्स हमारे रह जाएंगे नीचे, और अगर और हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है और इम्प्योरिटी नहीं है तो और अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से, इम्प्योरिटी पीछे रह जाएगी। कहने का मतलब इम्प्योरिटी रिड्यूस हो गई। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब सिंपली होता है टू रिड्यूस इम्प्योरिटीज। ठीक है, उसके बाद आपने कंसंट्रेट कर लिया ओर को, फिर क्या करना है, ओर को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। ओर को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। याद हो तो 10th में हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा, बाकी डिटेल करेंगे हम अगली वीडियो में। और अगर मेटल ऑक्साइड की मैं बात करूँ तो फिर हम इसका रिडक्शन कराते थे और हमें क्या मिल जाती थी, क्रूड मेटल। जैसे मान लो भाई जिंक सल्फाइड था या मेरे पास जिंक कार्बोनेट था, जिंक कार्बोनेट मैंने इसको हीट किया तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड। फिर हम इसका रिडक्शन कराते थे कार्बन की प्रेजेंस में और जिंक प्लस CO2, तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्रूड मेटल। ये हमारे पास एक और था, मान लो जिंक का कार्बोनेट और, ठीक है, और ये प्रोसेस कौन सा होता था, कैल्सिनेशन। हीट करते थे आप और को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डेल्टा है ये हीट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट हीट करते थे। तो आप क्या करोगे, और जो है कंसंट्रेटेड और है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाओगे,
क्या करवाओगे, रिडक्शन, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रूड मेटल में। और फाइनली फिर जो आपके पास क्रूड मेटल होगी उसका हम क्या करवाएंगे, प्योरिफिकेशन। क्या करवाओगे, प्योरिफिकेशन, और यहाँ से फिर हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगी, प्योर मेटल। स्टार्ट किया था ओर से, पहले क्रश करना है, ग्राइंड करना है, पाउडर फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद उसको इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करना है। अब इनमें भी बहुत सारे मेथड होंगे इम्प्योरिटी रिड्यूस करने के, वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर क्या करना है, कंसनट्रेट करना है, कंसनट्रेटेड ओर को फिर कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन 2 चीज़ें इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आएंगी। फिर जो मेटल ऑक्साइड आ गया उसका रिडक्शन कराना है, क्या मिल जाएगी आपको, क्रूड मेटल। और क्रूड मेटल का प्योरिफिकेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगी, प्योर मेटल मिलेगी आपको। तो ओर से लेकर के प्योर मेटल तक का जो ये पूरा फिनोमिना बात करेंगे हम, इस पूरे को क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो आई थिंक आपको चैप्टर का फेस क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि हमने आज इस सेशन में वीडियो में क्या किया, तो आपका काम क्या रहेगा, आपको इन सभी ओर्स के नाम याद रखने हैं विद द फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो ओर्स हैं मैंने वही लिखे हैं, इसके अलावा भी अगर आपको याद करने हो तो आपके पास बुक में पूरी टेबल गिवन होगी, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक जनरल मेथड थे मेन। अब इनके भी पार्ट्स होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक एक को एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।